नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग नेमा अपने इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी कुशल से होंगे। मित्रों, पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ एक तरह की कुछ रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुई हैं। इसमें मुझसे पूछा गया है कि सर, हमारी इनकम यहाँ से है और हम अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, हम अपना रिटर्न किस फॉर्म का यूज़ करते हुए फाइल करें। तो मैंने सोचा कि इन सभी प्रश्नों को समाहित करते हुए, इन सभी प्रश्नों को इनकॉर्पोरेट करते हुए मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, जिसमें मैं जो रिटर्न्स हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स, किस पर्सन के लिए कौन सा फॉर्म ज़्यादा उपयोगी है या उसे किस फॉर्म का उपयोग करना चाहिए अपना रिटर्न फाइल करने के लिए, ये थोड़ा मैं डिस्कस आपसे करूँ। मित्रों, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिपार्टमेंट ने ITR 1 से लेकर ITR 7 इस तरह टोटल 7 डिफरेंट इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म बनाए हैं। बेसिक पर्पस यह है कि वो आपके रिलेटेड, आपकी इनकम प्लस आपके स्टेटस, मतलब आप इंडिविजुअल हो या आप अपना बिजनेस किसी पार्टनरशिप फर्म में कर रहे हो या किसी कंपनी के जरिए कर रहे हो, जाहिर सी बात है अगर आप कंपनी हो तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन उतनी रेलिवेंस नहीं होंगी जो किसी इंडिविजुअल से ली जानी चाहिए, है ना। हम समझ सकते हैं डिपार्टमेंट ने चीज़ को शॉर्टेड आउट करने या चीज़ों को प्रॉपरली क्लासिफाई करने के लिए अनावश्यक इन्फॉर्मेशन ना ली जाए, इन्फॉर्मेशन वो ली जाए जो पर्सन स्पेसिफिक हो, उसके नेचर ऑफ बिजनेस या नेचर ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड हो। इन सभी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट फॉर्म्स बनाए। डिपार्टमेंट ने ये भी ध्यान में रखा कि से अगर कोई सैलराइज्ड पर्सन है तो वो उतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ नहीं करता, उससे रिलेटेड बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को चाहिए होती है। उसके लिए कंपेरेटिवली छोटा फॉर्म हो, इसकी जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कम हो, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशंस हों वही ली जाए, उससे अनावश्यक परेशान ना किया जाए। लेकिन हाँ, जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, खासतौर से वो लोग जो कंपनी के रूप में बिजनेस कर रहे हैं, उनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस ली जाए, तो उनके लिए उन्होंने डिफरेंट फॉर्म बनाए और उनसे कंपेरेटिवली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। ओके मित्रों, पहली चीज़ जो आप ध्यान में रखें, जो रिटर्न्स होते हैं ये सेल्फ असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंतर्गत आते हैं। इन रिटर्न्स के बेसिस पर हमसे हमारी आय के संबंध में, हमारी इनकम के संबंध में इंफॉर्मेशन ली जाती है। कोशिश ये की जाती है कि डिपार्टमेंट हमारे रिटर्न्स को स्टडी करे, जिसे हम टेक्निकली स्क्रूटनाइजेशन ऑफ रिटर्न कहते हैं। हमारी रिटर्न्स को वो प्रॉपरली रीड करें और अपने से रिलेटेड उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है वो उन्हें ले पाएँ, उन्हें फर्दर प्रोसेस कर पाएँ। ओके, तो अब हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। हमारे जो ओवरऑल आज का जो वीडियो है उसमें हम चीज़ों को दो कैटेगरी में बाइफरकेट करेंगे। पहली कैटेगरी में आपको थोड़ा थ्योरेटिकल आइडिया दूंगा कि किस पर्सन के लिए कौन सा ITR फॉर्म इन्होंने प्रिस्क्राइब किया है। दूसरे पोर्शन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स या मुझे मेरे क्लाइंट्स से रिसीव हुए हैं। थ्योरी होगी, प्रैक्टिस होगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, तो शायद कॉन्सेप्ट्स थोड़ा अच्छे से क्लियर हों। हम स्टार्ट करेंगे। मित्रों, हमारे पास टोटल 7, जैसा अभी मैं आपसे बात कर रहा था, हमारे पास टोटल 7 ITR फॉर्म है। ITR फॉर्म 1, जिसे हम ITR 1 कहेंगे, जिसे हम सहज के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिविजुअल या HUF के रिलेशन में है, जिन्हें सैलरी से इनकम होती है, प्राइमरीली सैलरी से इनकम होती है। साथ ही चूंकि इनके कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ नहीं तो सेविंग अकाउंट्स तो होंगे जिसमें इनकी सैलरी जमा हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है ब्याज होगा। तो प्राइमरीली इसका फोकस सैलरी एंड इंटरेस्ट इनकम से होती है। साथ ही साथ अगर इनके पास एक घर है तो उस घर, भले ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, भले ही वो लेट आउट हो, उस घर से इन्हें कुछ आए हैं वो भी इस रिटर्न में वो शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिटर्न है ITR 2। मैं बहुत ब्रीफली जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनके जरिए थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेंगे चीज़ों को। आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए इस वीडियो का जो हमारा ऑब्जेक्ट है।
ओके, नेक्स्ट जो फॉर्म है दैट इज ITR2। ये रिटर्न ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए है जो या तो नॉन रेसिडेंट हैं, अगर आप रेसिडेंट हैं तो ही ITR1 यूज़ कर सकते हैं, नॉन रेसिडेंट के लिए ITR2 है, या जिन्हें से कैपिटल गेन है लेकिन हाँ जिन्हें बिजनेस इनकम नहीं है। ओके, अगर इन्हें बिजनेस इनकम है, अगर ये इंडिविजुअल हैं या ये HUF हैं और इन्हें बिजनेस इनकम ही है या बिजनेस इनकम भी है, ओके, तो इनके पास दो ऑप्शन है, ये ITR4 में जा सकते हैं या ITR3 में जाएंगे। बेसिक डिफरेंस है, अगर इनके बिजनेस या इनके प्रोफेशन के ऑडिट्स होते हैं तो इनके पास ITR3 का ऑप्शन अवेलेबल है, या अगर इनकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा, इनकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम, ग्रॉस मतलब टोटल जो इन्हें मिला, नेट मतलब उसमें से खर्चे घटा दीजिए, हम बात कर रहे हैं नेट इनकम अगर 5,000 रुपये से अधिक है तो इन्हें ITR3 फाइल करना होगा। अगर इनका सिंपल बिजनेस है, स्पेसिफिकली अगर ये 44AD में मतलब अपनी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, जो टर्नओवर है उसका 8% या 6% या टैक्स देने को तैयार हैं, का प्रॉफिट दिखा के उस अमाउंट पर टैक्स देने को तैयार हैं, तो इन्हें ITR4 फाइल करना है। अगर इन्हें एग्री नहीं है या इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट्स होते हैं तो इन्हें ITR3 फाइल करना है। अगर ये बिजनेस एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में चलाया जा रहा है तो इन्हें ITR5 फाइल करना है। अगर ये कंपनी है तो इन्हें ITR6 यूज़ करना है। अगर ये कोई सोसाइटी हैं या कोई ट्रस्ट हैं जो कि नहीं स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस को क्लेम कर रहे हैं तो इन्हें ITR7 फाइल करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने थोड़ा चार्टेड आउट किए जो इनकम टैक्स रिटर्न्स के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं उनको। फाइन, अभी इन्हें थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैंने कंपाइल किया हुआ है, थोड़ा उनको हम लेंगे। ओके, मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन्हें स्टेप 1 बाय 1 ले रहा हूँ और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे इन पर। मुझे जो क्वेश्चंस मिले किन से मिले हैं, उनके नाम क्या है, इसको हम टच ही नहीं कर रहे हैं। ओके, हम हमारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो सार है, उस पर हम फोकस करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज आई हैव सैलरी इनकम, एडिशनली आई हैव वन सम अमाउंट थ्रू क्रॉसवर्ड पजल्स और लॉटरी। ओके, मुझे कौन सा फॉर्म यूज़ करना है? यहाँ जो आंसर होगा दैट इज ITR2। वाई ITR2? क्योंकि इन्हें सैलरी इनकम है, ये ITR1 फाइल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम ITR2 क्यों सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें ऐसे इनकम है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल है। इस केस में इन्हें क्रॉसवर्ड पजल से इनकम हुई है जो टैक्सेबल होती है, जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। समझिएगा, अगर ये इनकम नहीं है, नॉर्मली हम इंडिविजुअल से HUF के लिए स्लैब बेसिस पर जाते हैं, है ना। बेसिक आइडिया आपको होगा, ₹2,50,000 तक कोई नहीं, 2,50,000 to 5 lakhs 5%, उसके ऊपर 20% और इस तरह से, ठीक है, इसे स्लैब सिस्टम कहते हैं। लेकिन कुछ इनकम है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ या स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, या इस केस में जो बात हो रही है लॉटरी इनकम या क्रॉसवर्ड पजल इनकम, ओके, वो 30% के स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। अगर आपको ऐसी इनकम है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है तो आपके लिए ITR1 अवेलेबल नहीं है, आपको ITR2 यूज़ करना होगा। फाइन, आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आई हैव पेंशन इनकम एंड ऑल्सो हैव कैपिटल गेन। कोई रिटायर्ड पर्सन है जिन्हें पेंशन से इनकम हो रही है एंड साथ ही साथ इन्हें कैपिटल गेन भी है। ध्यान दें, अगर इन्हें केवल पेंशन से इनकम थी तो ये ITR1 यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर हमें कैपिटल गेन भी है तो ITR1 में कैपिटल गेन के रिलेशन में कोई कॉलम नहीं है। उसका कैलकुलेशन, उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट, उसमें अगर कुछ एग्जेम्पशंस क्लेम करने हैं तो उस रिलेशन में वहाँ कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं है। दैट्स व्हाई इन्हें ITR2 यूज़ करना होगा। ओके, अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा या शेयर करना चाहूँगा। अभी तक क्या होता था, पिछले ईयर्स तक होता था कि अगर हमें से कैपिटल गेन हुआ था लेकिन हमने कुछ एवेन्यूज़ में, से 54 में या 54F में या 54EC में, ये जो एवेन्यूज़ हैं हम किसी सेपरेट वीडियो में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको। इन एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट्स की वजह से वो कैपिटल गेन 0 हो गया था, ठीक है।
हमें रिटर्न फाइल नहीं करना होता था, मतलब हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि हम अपना रिटर्न फाइल करें और उसमें दिखाएं कि हमें ये हुआ और उसे हमने इस तरह से सेव किया। लेकिन असेसमेंट ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 1920 में उन्होंने कंपलसरी रिक्वायरमेंट लाई है कि अगर आपको ऐसे कैपिटल गेन है, भले ही वो टैक्सेबल नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको रिटर्न कंपलसरीली फाइल करना होगा। क्वेश्चन आता है आपको रिटर्न के लिए कौन सा फॉर्म यूज़ करना होगा? आंसर है ITR 2। तो इस केस में भले ये पेंशनर है, चूंकि इन्हें कैपिटल गेन हुआ है, इन्हें ITR 2 यूज़ करना होगा। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई हैव सैलरी इनकम एंड हैविंग एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ₹1 लाख। अगेन यहाँ क्वेश्चन है कौन सा ITR यूज़ करें। ध्यान दीजिए, अगर केवल सैलरी इनकम होती तो ITR 1 सहज ये यूज़ कर सकते थे, लेकिन चूंकि इन्हें एग्रीकल्चरल इनकम भी है और स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपीज़ से अबव है। ध्यान दें, अगर किसी को सैलरी इनकम है, साथ में एग्रीकल्चरल इनकम भी है और वो एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपये से कम है, ITR 1 इज़ अवेलेबल। लेकिन चूंकि जैसा ये केस है, इन्हें एग्रीकल्चरल इनकम 5000 रुपये से अधिक है, इनके लिए ITR 1 अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन आता है इन्हें कौन सा ITR फाइल करना होगा, तो डिस्कस करें। क्या इन्हें ITR 3 फाइल करने की आवश्यकता है? आंसर इज़ नो। हाँ, ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो अनावश्यक होगा क्योंकि वो फॉर्म थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म है। ओके, वो उनके लिए बेटर है जिन्हें बिजनेस इनकम है। फाइन, उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, बैलेंस शीट हुआ। सैलराइज्ड पर्सन को उनकी आवश्यकता नहीं है, ना ही उसे कहीं बनाना होता है। तो क्यों ITR 3 में वो उलझे या परेशान हो, उसे ITR 2 फाइल करना चाहिए। फाइन, इस क्वेश्चन में जो आंसर है दैट इज ITR 2। अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम है, आपको बिजनेस इनकम नहीं है, आपको एग्रीकल्चरल से 5000 रुपये से अधिक की इनकम है, ITR 2 is perfectly fit for you. Fine. Next question. Okay, I am a doctor and working as an employee with a medical college. Okay, समझिएगा, डॉक्टर हैं लेकिन इन्हें जो इनकम हो रही है वो प्रोफेशन से नहीं हो रही है, ये कहीं एज ए एम्प्लॉई वर्क कर रहे हैं, मतलब इन्हें वहाँ से सैलरी मिल रही है। इस केस में जो रेलिवेंट फॉर्म है दैट इज़ ITR 1। हाँ, अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस में होते, फाइन, उन्हें जो मिलता वो इनकी प्रोफेशनल इनकम होती, वहाँ ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता। आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, यस, इन्होंने उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा है। ये भी एक लॉयर है, एक प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर होते हैं, इनकी अपनी खुद की प्रैक्टिस है। क्वेश्चन है कौन सा फॉर्म यूज़ करूँ? आंसर है बेसिकली ITR 4। थोड़ा डिटेल में बात करें, ध्यान दीजिए। ITR 4 ऐसे बिजनेस, ऐसे प्रोफेशन के लिए है जिनके ऑडिट नहीं होते। ऐसा इंडिविजुअल या ऐसा HUF जो बिजनेस या प्रोफेशन में है जिसे ऑडिट की आवश्यकता नहीं है, ITR 4 इज़ परफेक्टली फिट फॉर हिम। अगर ऑडिट्स की रिक्वायरमेंट है देन ITR 3। इस केस में ITR 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम हैविंग फैमिली पेंशन इनकम। ओके, थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर हम अगर सॉल्यूशन पे वर्क करें, पेंशन एंड फैमिली पेंशन में डिफरेंस है। जैसे मैं कहीं पर जॉब पर था, मैं वहाँ से रिटायर होता हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, दैट इज़ माई पेंशन इनकम। ठीक है, टैक्सेबल एज माई सैलरी इनकम। ओके, अगर मेरे बाद मेरे स्पाउस को ये पेंशन मिलने लगती है, जॉब मैं करता था, मेरे बाद मेरे स्पाउस को मिलने लगती है, मिलेगी पेंशन ही, बट उसे हम फैमिली पेंशन कहते हैं। एंड दैट फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्वेश्चन है विच ITR? आंसर इज ITR 1। ITR 1 आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दें, फैमिली पेंशन इज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी इनकम, स्टिल द करेक्ट ITR फॉर्म फॉर हिम और हर इज ITR 1। वाई? बिकॉज द पर्सन कैन show the income as his or her income from other sources, and this ITR 1 is available for pensioners and person having income from family pensions as well.
Next question. Okay, I am having a kirana shop. Additionally, I am receiving some commission as insurance agent. Which ITR? Our topic is कौन सा ITR फॉर्म यूज़ करूँ. पर्सन है जिनकी खुद की किराना शॉप है और प्रोप्राइटरशिप में ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और साइड बाय साइड इन्हें कुछ कमीशन से इनकम भी हो रही है. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. अगर आपको किराना शॉप से इनकम हो रही है, आप अपने टर्नओवर का 8%, अगर आपको कैश रिसीट्स हो रहे हैं तो आप अपने टर्नओवर का 8% प्रॉफिट बता दीजिए. उस प्रॉफिट पर जो टैक्स बने वो टैक्स जमा करने के लिए रेडी रहिए. आप सेक्शन 44AD का यूज़ करते हुए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, बिना ऑडिट करवाए अपना टैक्स जमा कर अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इन इस केस में ITR 4 इज़ परफेक्टली फिट फॉर यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हाँ, अगर आप एजेंसी बिजनेसेस में हैं, आपको कमीशन से इनकम होती है, जो यदि आप अपनी बिजनेस इनकम दिखाते हैं तो आप 44AD का क्लेम नहीं ले सकते. ध्यान दीजिए, 44AD ऐसी इनकम को एक्सक्लूड करता है जो कमीशन से होती है. इस केस में ये क्वेश्चन है, क्या ITR 4 फाइल कर सकेंगे. ध्यान दीजिए, अगर हम बहुत थ्योरेटिकली जाएं तो ITR 4 इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये 44AD का क्लेम नहीं कर सकते. 44AD का क्लेम नहीं कर सकते तो इन्हें प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी होंगी, अपनी बैलेंस शीट बनानी होगी, है ना. इन्हें ITR 3 यूज़ करना होगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. नॉर्मली ऐसे केसेस में हम अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, अगर इन्हें कमीशन से बहुत ज़्यादा इनकम ना हो तो, है ना, हम कह सकते हैं कि ये बेसिक कमीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं. ओके, तो इस केस में इन्हें जो कमीशन मिल रहा है उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं. अगर हम इस कमीशन इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं, किराना शॉप से इन्हें जो इनकम हो रही है वो इनका बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं, जिसका ये 44AD क्लेम भी कर सकते हैं. तो इस केस में फाइन, इस केस में इन्हें ITR 4 फाइल करना अलाउड होगा. ओके, लेकिन हाँ, अगर कमीशन इनकम सब्सटेंशियल है, ज़्यादा है, इवन जो इन्हें किराना शॉप से मिल रहा है अगर उससे भी ज़्यादा है, तो फिर थोड़ी समस्या है. फिर उस केस में इन्हें ITR 3 फाइल करना होगा. फाइन, चलें, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर होऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अ नॉन रेसिडेंट एंड हैविंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इंडियन बैंक. ओके, विच ITR. यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए कि वाई ITR. अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी इनकम क्या इंडिया में टैक्सेबल है, क्या आपको रिटर्न फाइल करने की इंडिया में ज़रूरत है. देखें, पहली चीज़, भले ही आप नॉन रेसिडेंट हैं, लेकिन अगर आपकी इंडियन इनकम है, इंडियन इनकम मीन्स आपको कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है या कोई इनकम इंडिया में एक्रूड हुई है, इन केसेस में वो इनकम जो इंडियन इनकम है उस पर आपको इंडिया में टैक्स देना होगा. हाँ, अगर वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कई बार होता है कि जैसे इस केस में इन्होंने बैंक में FDs की हुई हैं, उन FDs पर इनको इंटरेस्ट मिल रहा है. बहुत बार इन्होंने बैंक को बताया भी नहीं होता है कि ये नॉन रेसिडेंट हैं. बैंक जो नॉर्मल प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंगली इनका TDS कर लेता है 194A में, जबकि नॉन रेसिडेंट का 195 में होना चाहिए. अगर आपका TDS हो गया, नहीं होना था, डिडक्ट हो चुका है, ऑब्वियसली आप उसका रिफ़ंड चाहेंगे. अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा. ऐसे सर्कमस्टेंसेस में यह क्वेश्चन वैलिड है, इन्हें कौन सा रिटर्न का फॉर्म यूज़ करना होगा. आंसर इज ITR 2. Why? Because ITR 1 is not available for non-resident. Okay. Next question. I am having a salary income and also holding directorship in a company. Again, salary income है, सीधा सीधा आंसर हो सकता था कि भाई ITR 1 फाइल करें, लेकिन प्रॉब्लम है इस केस में, चूँकि ये कहीं डायरेक्टर भी हैं एंड ITR 1 कैटेगरिकली एक्सक्लूड करता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कहीं डायरेक्टर भी हैं. उस केस में ये ITR 1 यूज़ नहीं कर सकते. क्योंकि इनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो 3 और 4 की ज़रूरत नहीं है. आंसर है इन्हें ITR 2 फाइल करना चाहिए. ओके,
Next question. I am holding equity share in a unlisted company and having salary income. ओके इन्होंने पहले ही अपनी प्रॉब्लम रखी, इन्हें सैलरी इनकम भी है। प्रॉब्लम है कि इनके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं। क्वेश्चन है कौन सा ITR फाइल करें? सीधा सीधा आंसर है ITR 2। ITR 1 क्यों नहीं? क्योंकि ITR 1 ऐसे इंडिविजुअल्स को एक्सक्लूड करता है जिनके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के, ऐसी कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं, ऐसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं। ITR 1 अवेलेबल नहीं है, ITR 2 इज़ द आंसर। सो आई होप ये जो छोटा डिस्कशन हुआ, इससे जो रिटर्न फाइलिंग के फॉर्म है उसकी कॉन्सेप्ट कुछ हद तक आपको समझ में आ रही होगी। आप और भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ आई कैन आंसर और से रिजॉल्व सम ऑफ द इश्यूज दैट आर बीइंग फेस्ड बाय यू गाइस। Thanks a lot. Keep watching. Keep in touch. Thanks a lot again.